Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन और आपको मेरा वहाँ पर प्रोफाइल मिलेगा। 10K से ज़्यादा ऑलरेडी लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। स्टार्ट करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। काफ़ी सारे आर्टिकल बहुत डिटेल से कवर करेंगे और इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जितने भी आर्टिकल मैं यहाँ पे कवर करूँगा उनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से कवर करूँगा। हर एक एस्पेक्ट क्लियर होगा। अगर कोई सवाल प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है या इवन इंटरव्यू के अंदर आपसे इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछा जाता है तो वो भी आप बहुत आराम से हैंडल कर पाओगे। तो आज का सबसे पहला हमारा करंट अफेयर होने वाला है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 को रिलीज़ किया है, जिसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा की गई है। अब इस आर्टिकल को लिया कहाँ से गया, डाउन टू अर्थ से। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर का और यहाँ से काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे सवाल हर साल बनते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया है, पूरे रिपोर्ट का एनालिसिस दिया है कि साल 2022 के अंदर मलेरिया को लेकर क्या हालात नज़र आते हैं। तो पूरे दुनिया भर के अंदर क्या हालात हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर इंडिया को लेकर बातचीत करेंगे। तो न्यूज़ क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 को रिलीज़ किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये बात आपको ध्यान में भी रखनी है। पहला पॉइंट क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते हैं कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाली कौन सी बॉडी है। अब बात यह आती है कि जो ये रिपोर्ट है ना, इसने क्या क्या जिक्र किया है। सबसे पहली चीज़ इसने ये बताया कि मलेरिया की वजह से जो होने वाली मृत्यु है ना वो 2021 के अंदर कम हो गई हैं। अब मैं आपको कुछ और डेटा समझाता हूँ, कुछ बैकग्राउंड समझाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। देखो साल 2020 के अंदर कोरोना आया, फिर साल 2020 हो गया, साल 2021 हो गया। यहाँ पर ये जो हमारे साल हैं ये सारे के सारे कोरोना पैंडेमिक में ही निकल गए। अब होता यहाँ पर यह है कि इससे पहले साल 2019 में कोरोना हमने नहीं देखा था। 2019 वाला प्री पैंडेमिक लेवल कहलाता है। तो प्री पैंडेमिक टाइम पीरियड की बात करें, कोरोना से पहले की बातचीत करें तो मलेरिया की वजह से लगभग 5,68,000 के आसपास यानी 5,68,000 लोगों के आसपास की मौत हुई थी मलेरिया की वजह से। लेकिन 2019 के बाद जब आप 2020 में देखोगे तो कितनी मौतें हुई थी, 6,25,000 के आसपास। फिर 2021 में कितनी मौतें हुई, 6,19,000। तो बताया वही जा रहा है कि साल 2021 के अंदर मलेरिया की वजह से जो डेथ है ना वो कम हो चुकी हैं। 6,19,000 के आसपास यहाँ पर डेथ हुई है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार मृत्यु कम हुई हैं। अब इस पूरे मलेरिया के केसेस का ट्रेंड कैसे चला हुआ आ रहा है इसको समझते हैं। अब अगेन ये तो हमने देखा मृत्यु वाला डेटा, अब बात करते हैं ओवरऑल केसेस के बारे में। तो 2019 में मलेरिया के लगभग 232 मिलियन के आसपास केस निकल कर आए थे। फिर 2020 में 245 मिलियन के आसपास केस निकल कर आए। फिर 2021 में 247 मिलियन के आसपास केस निकल कर आए। आप ये देखो 2019 से 2020 में बहुत तेजी से केस बढ़े, फिर 2020 से 2021 में धीमी गति से केस बढ़ रहे हैं। 245 से केवल 247 मिलियन हो पाए, है ना। तो धीमी गति से केस बढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई कि केस बढ़ तो रहे हैं, मलेरिया के केस हर साल निकल तो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लोअर रेट से, जो गति है वो अभी के समय पर धीमी हो चुकी है। ये बात क्लियर हो गई। तो इस रिपोर्ट ने ये मेंशन किया। फिर बात की जा रही है सिनेरियो ऑफ हाई बर्डन कंट्रीज, यानी मलेरिया का जो बर्डन है वो किन किन देशों के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो लगभग 11 ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा खतरा है मलेरिया का। इनमें से जो 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं, वो है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी अफ्रीकन कंट्री है, घाना हो गया, इंडिया हो गया, नाइजर और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये जो 5 देश है ना, इन देशों के अंदर पिछले कुछ सालों में मलेरिया की वजह से जो होने वाली मृत्यु हैं वो कम होती हुई नजर आई हैं। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर मलेरिया के सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं पूरे दुनिया भर में।
अब हम बात ये करते हैं कि इन कंट्रीज़ के अंदर मलेरिया के केसेस थोड़े से कंट्रोल हुए। केसेस तो बहुत सारे हैं, मतलब जो मृत्यु है वो थोड़ी कंट्रोल हो गई हैं, मृत्यु कम हुई है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इन कंट्रीज़ ने क्या किया है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स का इस्तेमाल किया, यानी कि इस मच्छरदानी का, जिसको आप लोग बोलते हो, ये यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक ऐसा टूल था जिसको इन कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया और इसके चक्कर में मलेरिया की वजह से मृत्यु इन देशों में कम हुई है। अब बात ये आती है कि मलेरिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर। हाँ, बिल्कुल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? ख़त्म करने के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे एक्शन प्लान्स लेकर चल रहे हैं। इंडिया के खुद के अलग अलग इनिशिएटिव हैं, दुनिया भर में अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं। हर एक कंट्री यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग इनिशिएटिव है जो कि मलेरिया को ख़त्म करने में लगे पड़े हैं, लेकिन मलेरिया ख़त्म नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इसको ख़त्म करने में ढेर सारी परेशानियाँ नज़र आती हैं। वो हर्डल्स क्या हैं, आओ इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो, मलेरिया को एंड करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये पैरासाइट है ना, जो ये मॉस्किटो, जो मच्छर यहाँ पर इस पैरासाइट को फैला रहा है ना, इसके अंदर चेंजेस होने लगते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर एक बदलाव हो जाता है, और बदलाव होने के साथ साथ पता है, ये पैरासाइट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होने का मतलब है आप दवाइयाँ खाओगे तो भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन वाला भी मलेरिया अफ्रीका के अंदर देखने को मिला। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। जो हमारे पास में नई नई टूल्स हैं, फंडिंग्स जो हैं, वो हम लोग यहाँ पर तैनात कर रहे हैं सभी जगह पर, और इसकी बहुत ज़रूरत भी है ताकि हम मलेरिया से लड़ सकें। और हो क्या रहा है ना कि आज के समय पर इन्हीं फंडिंग की कमी पड़ रही है। बहुत सारी जगह पर प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कोई इनिशिएटिव प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है। बात क्लियर हुई? अब आती है बात, व्हाट इज़ मलेरिया। आखिरकार मलेरिया है क्या, इसके बारे में जान लेना। यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा और पहले भी पूछ चुका है। तो मलेरिया यहाँ पर एक जानलेवा बीमारी है जो कि मच्छरों से फैलती है। पहली चीज़ यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर एक ब्लड डिजीज़ है, खून के अंदर फैल जाती है। कैसे? एक पैरासाइट से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से बीमारी फैलती है। ये बीमारी ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। यहीं पर मच्छर सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे अफ्रीका भी हो गया, साउथ अमेरिका, एशिया भी हो गया, तो इंडिया भी इसी में आ जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में ही। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मलेरिया प्रिवेंटेबल है, क्यूरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली इनिशिएटिव को चलाएंगे नहीं, तो वो ठीक होने में भी दिक्कत आएगी, जैसा आज के समय पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं स्प्रेड की, यानी कि मलेरिया फैलता कैसे है। देखो, ये जो पैरासाइट है ना, ये कैसे फैलता है? ये पैरासाइट यहाँ पर एक मच्छर फैलाता है, जो एक इन्फेक्टेड मच्छर है। जो कौन सा मच्छर है, ध्यान रखना है, एक फीमेल मच्छर होती है। फीमेल मच्छर है एनोफिलीस मॉस्किटो। तो एनोफिलीस मॉस्किटो यहाँ पर इस मलेरिया को फैलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन से मच्छर से मलेरिया फैलता है? एनोफिलीस मॉस्किटो। कई बार कई सारे एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में ये बात पूछी गई है। अब आप लोगों से मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। ये तो आपने जान लिया कि हाँ, मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो है कि डेंगू कौन से मच्छर से फैलता है। उस मच्छर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब होता यहाँ पर यह है कि जो ये पैरासाइट फैला रहा है ना, ये मच्छर, ये जैसे ही बॉडी के अंदर पहुँचता है ना, पहुँचने के बाद में ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारे पर्सन के, जो भी यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को ये मलेरिया हुआ है, होता क्या है, उसके बॉडी में पैरासाइट गया, उसकी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गया, खून में पहुंच गया, और फिर वो खून के तहत लीवर में पहुंच जाता है। और फिर वो पैरासाइट ऐसे ही यहाँ पर थोड़े टाइम बाद मेच्योर हो जाता है और ज़्यादा बड़े लेवल का हो जाता है, एडवांस हो जाता है। फिर इससे क्या होगा कि वो पैरासाइट क्या करता है, लीवर और साथ ही साथ में जो हमारा रेड ब्लड सेल है, आरबीसीज, इनको इन्फेक्ट कर देता है, इनको इन्फेक्ट करके छोड़ देता है। और फिर उसके बाद में अगर उस मलेरिया हुए व्यक्ति को एक मच्छर काटेगा, उसमें से वो पैरासाइट निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो इस प्रकार से जो मलेरिया वो फैलता हुआ चले जाता है। तो ये जो पैरासाइट है ना, ये ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे ज़्यादा मॉस्किटो के बाइट्स की वजह से, मच्छर के काटने की वजह से ये ट्रांसमिट भी हो जाता है। एक व्यक्ति पहले से इससे अफेक्टेड है, उसको मच्छर ने काटा, फिर जाके दूसरे को व्यक्ति को काट लिया, तो इससे और ज़्यादा यहाँ पर ये फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि होता यहाँ पर यह है कि ये जो पैरासाइट है, मैंने आपको बताया, रेड ब्लड सेल को अटैक करता है और इसको यहाँ पर ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आपका सारा ब्लड यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाता है इसके अंदर। तो ये जो पैरासाइट है, बेसिकली ये 5 प्रकार के पैरासाइट की स्पीशीज़ होती हैं, 5 प्रकार वाली होती हैं, लेकिन इनमें से आपको 2 के नाम याद रखने हैं। एक है प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये सबसे बड़े खतरे हैं। इन्हीं की वजह से आज के समय पर जिन लोगों की मृत्यु होती है मलेरिया की वजह से, वो इन्हीं की वजह से होती है। तो प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है ना। अब मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें बुखार हो जाना, बीमार हो जाना, है ना, शरीर कांपना, सर में दर्द होना, मसल्स के अंदर दर्द होना, थकान बहुत ज़्यादा होना, ये सारे इसके लक्षण हैं।
इसकी वैक्सीन के बारे में बात करें तो इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है, जो बेसिकली एक ब्रांड के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स बेसिकली एक वैक्सीन है। बहुत सारे इसके ऊपर ट्रायल हुए हैं, तब जाके यहाँ पे पता चलता है कि हाँ वैक्सीन सेफ है। लेकिन अभी भी ये मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती। 40% से रिस्क जो है वो कम करने का काम करती है ये वैक्सीन, ठीक है ना। तो इस वैक्सीन को किसने डेवलप किया है? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने डेवलप किया है और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की साइड से 2015 में। ये वैक्सीन करती क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देती है। अब क्या होगा कि आपके बॉडी में अगर ये मलेरिया पैरासाइट आएगा, आपके आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को, आपके लीवर को डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो होगा क्या, ये जो वैक्सीन है इसी मलेरिया पैरासाइट को अटैक करेगी। इस मलेरिया पैरासाइट को यह हरकत करने ही नहीं देगी। और खासकर कौन सा पैरासाइट? मैंने आपको बताया पैरासाइट की 5 प्रजातियां, जिनमें से 2 प्रजातियां सबसे खतरनाक है। एक तो प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पर रोकने का काम करती है वैक्सीन। बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है, हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव्स चलाते हैं मलेरिया को टैकल करने के लिए। पहले हम देखेंगे कि दुनिया भर के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट करे गए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा, लगभग 25 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया कि इन 25 कंट्रीज़ के अंदर मलेरिया बहुत ज़्यादा है। तो हमने टारगेट यही रखा कि 2025 तक हम इन 25 देशों में मलेरिया को ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया E2025 कि 2025 तक हमें मलेरिया को इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है। ये इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया। इसी प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी यहाँ पर मलेरिया के लिए अपनाई है। 2016 से लेकर 2030 तक का टारगेट रखा है। इनका यहाँ पर मकसद है कि जो मलेरिया के केसेस हैं इनको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। मलेरिया से होने वाली मृत्यु हैं उनको कम कर देंगे 40% तक। 2020 तक ये टारगेट था। फिर उन्होंने बोला कि 2025 तक हम 75% तक ये कम कर देंगे मलेरिया से होने वाली मृत्यु को। फिर 2030 तक 90% से कम कर देंगे। ये बेसिकली एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव लेकर चल रहा है? तो इंडिया के अंदर मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए ढेर सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। 2015 से ही हम 2015 में लॉन्च कर चुके हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। 2016 में बेसिकली लॉन्च किया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। तो ये जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है ना, इसका भी बेसिकली टारगेट यही है WHO की साइड से कि भैया हम लोग क्या कर सकें, हम मलेरिया को एलिमिनेट कर सकें। अलग अलग लेवल पर टारगेट रखा है कि इससे जो हो रही मृत्यु है उनको यहाँ पर कम किया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग बेसिकली 4 राज्यों को टारगेट कर चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मलेरिया का सबसे ज़्यादा बर्डन है। तो इन 4 राज्यों को सही से टारगेट्स किया गया है ताकि यहाँ पर जो बर्डन है उनको हम लोग कम कर सकें। बात क्लियर हो गई। तो ये बेसिकली यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा मलेरिया को लेकर। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये बिल्कुल इनफ है। कोई भी सवाल आएगा आप बहुत आराम से उस सवाल को सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। अब देखो, इनफैक्ट यूपीएससी ने भी साल 2010 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट टू ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन हैज़ प्रॉम्प्टेड अटेम्प्ट्स टू डेवलप अ मलेरियन वैक्सीन टू कॉम्बैट मलेरिया। पहले तो क्या हुआ ना, मलेरिया को ठीक करने के लिए हमारे पास में कुछ दवाइयाँ थी, लेकिन हुआ क्या कि वो पैरासाइट जो है वो और स्ट्रांग हो गया और उसके ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। तो इसके चक्कर में हमने मलेरिया वैक्सीन को बनाया। अब मलेरिया वैक्सीन का काम क्या है कि मलेरिया को कॉम्बैट करना, मलेरिया से लड़ना। तो यहाँ पे जब मलेरिया वैक्सीन को आप बना रहे थे तो इसमें क्या इतनी चीज़ डिफ़िकल्ट थी, क्या इतनी परेशानियाँ हमें हो रही थी इस मलेरिया वैक्सीन को इफेक्टिव बनाने में, क्या क्या परेशानियाँ हो रही थी, उसके बारे में आपको पूछ रहा है आपसे। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है मलेरिया क्योंकि होता है अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ की वजह से। दूसरा, यहाँ पर जो मैन है ना, ये बेसिकली एक इम्यूनिटी को डेवलप नहीं कर पाता मलेरिया से लड़ने के लिए ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन। तीसरा, यहाँ पर जो वैक्सीन है ये बेसिकली यहाँ पर डेवलप करी गई है केवल और केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। ऑप्शन नंबर डी, जो मैन है ना, ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट होस्ट है और यहाँ पर नॉट द डेफिनेटिव होस्ट। बेसिकली एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह यहाँ पर मैन देखने को मिलता है। वैसे जो भी आपने चारों पढ़े हैं ना, इन चारों में से आप बहुत आराम से एक को चूज़ कर सकते हो। वो क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो मलेरिया है ना, ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो ये वैक्सीन है, बेसिकली जो वैक्सीन है इसका काम क्या है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको यहाँ पर डेवलप करना। तो वैक्सीन को बनाने में, इफेक्टिव बनाने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमें इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर काम करना था, इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाना था। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि होता यहाँ पर यह है कि मैन की जो इम्यूनिटी है ना वो डेवलप नहीं हो पाती इस मलेरिया से लड़ने में। इस वजह से यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई और इस वैक्सीन का काम यही है कि इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप किया जा सके ताकि वो प्लाज्मोडियम जो भी स्पीशीज़ हैं उनसे लड़ सके।
ठीक है ना। तो बात यहाँ पर ये क्लियर हो गई। बाकी मलेरिया के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस करी ली है। तो ऐसा सवाल एक आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो अगला आर्टिकल है ये भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है रेजिंग मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर मुस्लिम वेमेन। जो मुस्लिम वेमेन है ना, इनकी जो उम्र है, शादी की उम्र, उसको बढ़ा देना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालता है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाते हुए ये बोला है सरकार से कि सरकार इसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को व्यक्त करे कि आखिरकार क्या हम लोगों को करना चाहिए। क्या वाकई में जो मुस्लिम वेमेन है इनकी जो शादी की उम्र है इसको इंक्रीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सरकार के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। तो ये बेसिकली एक मुद्दा चल रहा है। आप देखोगे द हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया था। बात क्लियर हो गई। चलो अब मैं आगे आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ और डिटेल से समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपसे एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। तो न्यूज़ में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार से बोला कि भैया हमारे पास में एक पिटीशन आया है और वो पिटीशन फाइल करी है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने। नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक ऐसी बॉडी है जो कि महिला के हक जो हैं, इनके राइट्स जो हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया और इसमें मांग ये करी है कि जो मुस्लिम वेमेन है ना, इनकी शादी की जो उम्र है इसको बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम जो पर्सनल लॉज हैं शादी के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम उम्र में इस शादी को अलाउ कर देते हैं। तो वो जो पर्सनल लॉज हैं वो शादी को कम उम्र में अलाउ करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, ताकि मुस्लिम वेमेन की शादी की जो उम्र है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं वो प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मुद्दे को सरकार के ऊपर छोड़ा, सरकार से बोला कि आप रिस्पॉन्ड करो इस मामले में। ये तो आपने समझा न्यूज़। अब आते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पर। सबसे पहली बात हम पहले ये डिस्कस करेंगे आखिरकार जो शादी की मिनिमम एज है वो होती क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, पूरा इतिहास जानते हैं। देखो इंडिया के अंदर जो मिनिमम एज है शादी की ना, ये पहली बार किसने बताई थी, शारदा एक्ट 1929 ने। तो शारदा एक्ट 1929 को लेकर आया गया था। इसने पहली बार शादी की मिनिमम एज के बारे में मेंशन किया। और फिर बाद में क्या होता है कि शारदा एक्ट का नाम बदल दिया जाता है। 1929 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 कर दिया गया, यानी कि इसको हम लोग CMRA एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि ये जो एक्ट है ना, इसका मकसद था चाइल्ड मैरिज को रोकना। और 1978 में ही इस चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट के अंदर भी चेंजेस कर दिए गए। और चेंजेस करते हुए क्या बोला कि जो मिनिमम एज होगी शादी की, वो लड़की की तो होगी 18 साल और लड़के की होगी 21 साल। ये बात यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया। अब होता क्या है कि अगर 18 साल से लड़की की कम उम्र है और उसमें शादी कर रहे हो तो वो बाल विवाह की कैटेगरी में आएगा, वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक मिनिमम एज सेट हो चुकी थी उस समय पर, 1978 की बात बता रहा हूँ। अब होता यहाँ पर यह है कि जो ये पोजीशन है ये ऐसी आगे चलती रहती है, यानी ये ही एज को आगे ही रखा जाता है। फिर उसके बाद में नए नए लॉ आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आता है 2006 का, है ना। अब इस एक्ट ने क्या कर दिया, इस CMR वाले एक्ट को पीछे छोड़ दिया। इस वाले एक्ट को रिप्लेस करके हमारे पास में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक एक्ट आ गया। तो इसने भी जो उम्र है वो 18 और 21 ही रखी। और अब करंट समय पर बात करते हैं, यानी कि आज के समय पर मिनिमम एज कितनी होती है। तो हिंदूज़ के लेकर अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जैसे मुस्लिम हैं, हिंदूज़ हैं, तो इनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं शादी को लेकर। तो हिंदूज़ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट देखने को मिलता है 1955 का। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग बात करें तो अगेन जो वेमेन होगी ना, जो तरीके से गर्ल होगी, उसकी उम्र 18 साल है मिनिमम शादी की। और जो यहाँ पर बॉय होगा उसकी उम्र 21 साल है, मिनिमम इतनी है। 21 से कम यहाँ पे बॉय की नहीं होनी चाहिए और 18 से कम गर्ल की नहीं होनी चाहिए। और अगर इससे कम हुई तो बेसिकली वो बाल विवाह कैटेगरी में आएगा, यानी चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आएगा। ये यहाँ पर आपने करंट सिनेरियो डिस्कस किया। अब ये तो मैंने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या हुआ। अब ऐसे यहाँ पर हमारे रिलीजन के अंदर आपको पता होगा अलग अलग रिलीजन जो है ना, इनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। वैसे इस्लाम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मैरिज है ना, वो मैरिज यहाँ पर कर सकते हैं जब एक गर्ल प्यूबर्टी वाली एज को अटेंड कर लेती है, यानी यौन अवस्था को जब वो यौन अवस्था तक पहुंच जाती है ना, प्यूबर्टी वाली एज तक पहुंच जाती है, तब यहाँ पर उसकी शादी वैलिड कहलाई जाती है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया। और वो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो कि 18 से कम उम्र भी हो सकती है, 18 से कम उम्र भी हो सकती है। इसी वजह से नेशनल कमीशन फॉर वेमेन आया। इन्होंने ये बोला कि सर 18 से कम उम्र में भी यहाँ पर शादियाँ हो जाती हैं, तो आप एटलीस्ट यहाँ पर उसको 18 तो कर दो,
है ना। नहीं तो फिर बहुत कम उम्र में बच्ची की शादी हो जाना, तो इससे ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जल्दी ही फिर अर्ली प्रेगनेंसी होगी और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से जो यहाँ पर बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर भी बहुत सारी डेफिशिएंसी, बहुत सारी कमियाँ होंगी और वेमेन की हेल्थ भी यहाँ पर जल्दी जल्दी ख़राब होती चली जाएगी। तो वो चीज़, वो कंसर्न यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने उठाया है। अब देखो, हमने यहाँ पर हिंदू लॉ के बारे में बात करी, पर्सनल लॉ के बारे में बात करी, उसके बाद में हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के बारे में बात करी। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक और एक्ट के बारे में, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये जो दोनों एक्ट हैं ये अभी भी किस बात में बात करते हैं कि हाँ, गर्ल की एज 18 होनी चाहिए और जो बॉय की एज है वो 21 होनी चाहिए, ये मिनिमम एज होनी चाहिए शादी की, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले साल इसको लेकर एक चेंजेस करने की बात की गई थी। क्या चेंजेस थी? तो पिछले साल जो यूनियन कैबिनेट है ना, इन्होंने क्या किया कि भैया कि हम इस एज को बढ़ाएंगे अब। तो इस चीज़ का यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल दिया कि जो अब उम्र है ना, हम लोग वेमेन की उम्र बढ़ाने वाले हैं। जो ये 18 साल अपने वेमेन उम्र रखी है मिनिमम, इसको बढ़ाकर 21 करने वाले हैं, 21 कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो महिला की उम्र है अभी के समय पर 18 साल से, मतलब जो मिनिमम है वो नहीं हो सकती, मिनिमम 18 साल, 18 साल की अगर हो गई है वो गर्ल, तब आप शादी कर सकते हो। तो उस 18 को बढ़ाकर 21 करने के बारे में चर्चा की जा रही है। साल 2021 में यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने ये वाला मुद्दा रखा था। बात क्लियर हो गई? तो ये मैंने करंट इशू आपको समझा दिया, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या इश्यूज़ हमारे पास में देखने को मिलते हैं अंडर एज मैरिज ऑफ वेमेन को लेकर, यानी अगर वेमेन की कम उम्र में ही शादी हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली चीज़ तो जो वेमेन के राइट्स हैं उनका वोलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, उनके पास में देखो पढ़ाई लिखाई करने का भी राइट है, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, बट यहाँ पर उनकी एजुकेशन ना होकर शादी करवा दी गई, है ना। या फिर खाली समय में रहने का समय, मतलब खाली समय पर उनको रेस्ट करने का भी हक है। उसके बाद में जो मेंटल और फिजिकल अब्यूज़ होता है उससे यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का भी यहाँ पर राइट है। सारे राइट्स इनके पास में देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है अगर वेमेन की कम उम्र में शादी हो जाती है तो। दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है डिसएम्पावरमेंट ऑफ वेमेन, यानी महिला के पास में जो पावर्स है ना वो इतनी बचती नहीं है। अब वो महिला बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है, उसको पूरे परिवार का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जेंडर इक्वालिटी वाली चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज़, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कम उम्र में शादी हुई है तो अर्ली प्रेगनेंसी हो जाएगी। इससे यहाँ पर जो बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, उसके अंदर कुपोषण जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, है ना। इससे क्या होगा कि आप कह सकते हो बच्चे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वेमेन का जो पार्टिसिपेशन है काम के अंदर वो इतना हो नहीं पाता है। वेमेन घर के अंदर ही लगी पड़ी है ना, डोमेस्टिक लेबर की तरह काम कर रही है, घर के अंदर ही काम कर रही है, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है आज के समय पर। और कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि ये घर में हिंसा देखने को मिलती है, जो घरेलू हिंसा होती है उसकी वजह से वेमेन सफ़र करती है। वेमेन के पास में डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं बचती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आज के समय पर अंडर एज मैरिज वाले जो वेमेन है वो फेस कर रही हैं। उनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर वो फेस कर रही हैं, ऐसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो ये मैंने आपको पूरा डेटा बताया शादी को लेकर, प्लस यहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आप लोगों ने अभी के समय पर समझ लिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है NMCG एंड नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। तो नमामि गंगे प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज़ में था, चलो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और भी हमारे पास में आर्टिकल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इस वाले आर्टिकल को आप साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो, यानी GS पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। क्या बात की जा रही है? हकुतो आर मून मिशन के बारे में। मून मिशन यानी चंद्रमा के ऊपर यहाँ पर एक जो मिशन है वो जापान ने लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आर्टिकल मैं लाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। ये आर्टिकल काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया है। तो न्यूज़ यहाँ पर क्या है समझ लेते हैं। तो जापानीज़ स्पेस स्टार्टअप है, यानी जापानीज़ जो जापान का पूरा स्पेस सेक्टर है ना, उसी के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टार्ट हुई है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना एक प्राइवेट लैंडर M1 को लॉन्च कर दिया है मून के ऊपर, ठीक है ना। चंद्रमा के ऊपर एक लैंडर को लॉन्च किया गया, और ये जो लैंडर को लॉन्च किया गया है ना M1 को, ये बेसिकली हकुतो आर मिशन के तहत किया गया है। लैंडर क्या होता है कि ये चंद्रमा के ऊपर उतरेगा, फिर वहाँ पर थोड़ा सा जाँच पड़ताल करेगा। तो इस जो लैंडर को लॉन्च किया गया है ये हकुतो आर मिशन के अंडर में किया गया है। अब ये कैसे किया गया? एक रॉकेट के माध्यम से। उस रॉकेट का नाम है SpaceX Falcon 9 रॉकेट। ये बेसिकली यहाँ पर जापान का पहला लूनार मिशन है, पहला कोई ऐसा मिशन है जो कि चंद्रमा में भेजा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जापान की प्राइवेट कंपनी ने करके दिखाया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं इस मिशन के, वो समझेंगे। जो ये नाम है ना हकुतो आर,
ये बेसिकली एक सफ़ेद खरगोश को दर्शाता है, वाइट रैबिट को दर्शाता है जापानीज़ में, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मून के ऊपर ढेर सारी रिसर्च करने वाले हैं। ये जो M1 लैंडर है ना, ये क्या करेगा, ये 2 रोबोटिक रोवर्स को, यानी कि ये जो लैंडर भेजा गया है, ये लैंडर क्या करेगा, मून के ऊपर 2 अलग अलग रोबोट को छोड़ देगा। अब वो रोवर क्या करेंगे, उस चंद्रमा के ऊपर घूमेंगे और घूमने के बाद में वहाँ पर रिसर्च करेंगे। तो बेसिकली क्या क्या रिलीज़ करेगा ये, एक तो 2 रोबोटिक रोवर्स हैं वो रिलीज़ करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक 4 पहियों वाला रोवर है जिसको UAE ने बनाया है, ठीक है ना, जिसका नाम दिया गया है राशिद। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, ये रोवर अगर चंद्रमा पर उतर जाता है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो अरब वर्ल्ड फर्स्ट मून मिशन होगा ये, यानी कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है UAE का पहला मिशन है, तो अरब का पहला ऐसा मून मिशन होगा जो कि मून पर उतरे होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक केवल US, रशिया और चाइना ने ही ये काम करके दिखाया है, जो कि चंद्रमा के सतह पर अपने रोबोट को उतारा है। तो अब यहाँ पर ये जापान भी इस चीज़ को लेकर पूरा तरीके से रेडी हो चुका है। इस मिशन के फीचर्स क्या होंगे, क्योंकि इसे पहुंचने में टाइम लगेगा, तो उसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका सबसे जो मेन फीचर है वो है कि ये बहुत कम तेल का इस्तेमाल करेगा, फ्यूल का बहुत कम इस्तेमाल करेगा। इससे बहुत सारा पैसा बचेगा और बहुत सारी जगह भी खाली रहेगी। जो फ्यूल की जगह तो वहाँ पर और सामान भी रख कर हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट तो क्लियर कर ही लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कब तक लैंड करेगा, तो बोला ये जा रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर इसकी एक प्लानिंग, जो प्लान लैंडिंग है वो बेसिकली अप्रैल के एंड तक देखने को मिल सकती है, वो यहाँ पर बताया गया। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मकसद है कि चंद्रमा के ऊपर जो पानी है ना, उसकी खोज करना। काफ़ी बार रिसर्चेस पाई गई हैं कि हाँ पानी के डिपॉजिट चंद्रमा पर देखने को मिले हैं, तो इसका मकसद है उसकी यहाँ पर रिसर्च करना। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि चंद्रमा के जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर ये रिसर्च करेगा, अलग अलग एरियाज़ में यहाँ पर रिसर्च करेगा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ला कर देगा। तो ये जो मिशन है ये कहीं ना कहीं अगर सक्सेसफुल होता है तो ये जापान और US का एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना आज के समय पर ये सारा काम अकेले कर रहा है, तो चाइना एक कंपटीशन बना हुआ है बीच में। तो यहाँ पे जापान भी अब इसी फील्ड में उभर कर निकल कर आ रहा है। अब बात आती है जापान की, तो जापान ने यहाँ पर नासा के साथ में एक और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम क्या करेंगे, मून पर 2025 तक और भी सामान पहुंचाएंगे। दूसरा यहाँ पर एक मकसद ये भी है कि हम लोग एक लूनार कॉलोनी बनाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। चंद्रमा के ऊपर एक कॉलोनी बसाने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जापान ने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नासा के साथ में साइन किया हुआ है कि 2040 तक एक कॉलोनी बसा देंगे हम लोग चंद्रमा के ऊपर। तो एक टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है, 2040 तक ये काम किया जाएगा। एक कॉलोनी को बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है और ये काम जापान और नासा साथ में मिलकर करेंगे। ये चीज़ मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर रखी है। तो आई होप आपकी जो बात है वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम देखते हैं कि और बाकी सारे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लूनार मिशन है, क्या भारत ने नहीं भेजे हैं। देखो भारत का चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 का कनेक्शन हो नहीं पाया था, आपको पता होगा। तो चंद्रयान 3 अभी हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो इंडिया के चंद्रयान 1, 2, 3 आपको ये मिशंस देखने को मिलेंगे जो कि हमने चांद पर भेजे हैं। तो इंडिया के बेसिकली लूनार मिशंस की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा UAE का एक मून मिशन हो चुका है। उसके बाद में नासा का आर्टेमिस मिशन है। देन लूनार इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली USA का है। फिर चेंज 5 करके यहाँ पर एक चाइना का मिशन है। तो ये मिशंस के बारे में ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते हैं। देखो UPSC ने साल 2008 में एक सवाल पूछा था सेलिन 1 करके। तो सेलिन 1 जो है एक लूनार ऑर्बिटर मिशन है, ये कौन से देश का है ये आपको बताना है। ऑप्शन है चाइना, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, फिर जापान या USA। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, जापान। देखो बहुत सारे मिशन चंद्रमा पर लॉन्च करे गए हैं बट वो यहाँ पर इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो अभी ये भी सक्सेसफुल होता है तभी ज़्यादा जिक्र होगा, सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर यहाँ पर जिक्र ज़्यादा होने वाला है नहीं। तो इसके बारे में भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है ये वाला, ये बात करता है नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। तो नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है और डिटेल से समझेंगे, इसको लेकर आपसे सवाल बन सकते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति हैं, इन्होंने जो 10वीं मीटिंग है ना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, उसको यहाँ पर देखा। अभी 10वीं मीटिंग होती है और इस मीटिंग के दौरान क्या फोकस किया गया। देखो आपको पता है कि जो प्रोग्राम है गंगा के लिए चलाया गया, तो आपको पता ही होगा कि गंगा को साफ़ करने के लिए, वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये मीटिंग हुई है ना, इस मीटिंग के अंदर इस प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर ये साफ़ सफाई के अलावा गंगा के पास टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, लोग वहाँ पर घूमने आएँ, उस पर्टिकुलर एरिया का, गंगा रिवर की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो इसके ऊपर भी अभी यहाँ पर जोर देने के बारे में चर्चा की गई है। कैसे करेंगे ये सारा काम, अब इस चीज़ को हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे गंगा को रेजुविनेट करने के लिए, गंगा को वापस से नया करने के लिए ना,
बहुत सारे डेवलपमेंट्स करे गए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये कहा कि हम लोग गंगा के आसपास क्या करेंगे, जो टूरिज्म है उसको एक बढ़ाएंगे। टूरिज्म यानी लोग घूमने आएंगे, कैसे, वहाँ पे मेले लगाए जाएंगे, एग्जीबिशन लगेंगे, फेयर लगेंगे। लगभग जो गंगा नदी कई सारे एरिया से बहती हुई जा रही है ना, तो बेसिकली यहाँ पर 75 टाउन के आसपास, यानी 75 टाउन जो कि गंगा नदी के आसपास ही हैं, उन टाउन्स के अंदर मेले लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, इससे यहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा होगा, पैसा खर्च करेंगे, वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना। तो ये बात बोली गई। उसके बाद में इन्होंने ये भी बोला कि हम लोग इसके साथ साथ आसपास वहाँ पे फार्मिंग हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, नेचुरल फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे पास में वेस्ट होता है ना, जो गंदगी है, उसका ट्रीटमेंट करने का भी काम किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बोला है कि हम यहाँ पे जो एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ है वो भी चलाएंगे, यानी जो गंगा बेल्ट पूरी है ना, यहाँ पर पेड़ पौधों को भी बहुत सारा लगाया जाएगा, उस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को चलाया जाएगा ताकि जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके, क्योंकि वो डॉल्फिन भी, खासकर जो गंगेटिक डॉल्फिन है जो गंगा में पाई जाती है, वो खतरे में है, तो उनको बचाया जा सके, वो कदम उठाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारा काम किया जा रहा है। नेशनल मिशन जो है गंगा प्रोग्राम है बेसिकली, इसके अंडर में ये सारा का सारा काम किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको अभी के समय पर बताया। ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी। अब ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, तो आपको नाम से पता चल चुका है। गंगा को साफ करने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। इनफैक्ट इस मिशन को एस्टेब्लिश किया गया 12 अगस्त 2011 में। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में यहाँ पर इस मिशन को स्टार्ट किया गया था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि भैया देखो, जो भी गंदा पानी है उसको ठीक करना, गंदे पानी को ट्रीट करना, उसके बाद में जो पानी का फ्लो है उसको मेंटेन करके रखना, पानी की साफ़ सफाई करना, वहाँ पे जो बेसिकली एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी पानी के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। फिर ये तो मैंने बताया आपको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। फिर वैसे यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसका भी मकसद यही है। नमामि गंगे प्रोग्राम का काम भी यही है कि देखो, इसका काम यह है कि पॉल्यूशन को तो हम लोग ख़त्म करेंगे ही, उसके अलावा गंगा को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएंगे, गंगा को रेजुविनेट भी किया जाएगा। तो ये बेसिकली अलग अलग फेज़ में लागू हुआ है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम का जो फेज़ 2 है ना, ये 2021 से लेकर 2026 तक चलेगा, जहां पर हम लोग गंगा को पूरी तरह से रिवाइव करने के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी तरह से नया करने के बारे में चर्चा करेंगे। और इस नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाएगा। सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पर लगाई जाएंगी जिससे पानी को साफ़ किया जाएगा। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बनाए जाएंगे, रिवर सरफेस को साफ़ किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई जाएगी। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है वो चलाए जाएंगे, गंगा ग्राम चलाया जाएगा। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ जो है ना, जहाँ से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है, उसको भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा जो ध्यान है वो दिया जाएगा। ठीक है ना, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन है वो गंगा के अंदर ज़्यादा फैले ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये अलग अलग प्रोग्राम्स और आपको मिशन समझ में आया, इनका टारगेट क्या है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। तो बाकी ये न्यूज़ में था रिसेंटली, गंगा के ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, इसको लेकर मैं ऑलरेडी आपके साथ में पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद आ रहा होगा। नव ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। हालांकि यहाँ पर इसमें बीच में एक और आर्टिकल मैंने लगाया हुआ है लास्ट में एयर ब्रीथिंग का, वो मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। तो आज ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो वैसे पीपीटी बनी हुई है तो डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो वैसे ये एयर ब्रीथिंग वाला आर्टिकल है, मैं कल डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम चाहिए मुझे, 15-20 मिनट चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे स्क्रैम जेट, राम जेट काम करता है, यह अपन कल समझ लेंगे। ठीक है ना। फिर ऑब्वियस सी बात है, वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में काफ़ी सारे लोग देख नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम भी नज़र आती है। तो कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। पीपीटीज रेडी हैं यार, इसी को डिस्कस किया जाएगा, है ना, सब तैयार है। और पीडीएफ मैं आज भी दे दूंगा, कल भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।